Hello friends, welcome to NS Online Education and let's continue our topic instruments and technique। और आज हम बात करेंगे गेट 2019 पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू कंपेयर, गिव मी अ सेकेंड, या which one of the following techniques can be used to compare the expression of a large number of genes into biological sample in a single experiment। तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन वो भी लार्ज नंबर ऑफ जीन्स का। ठीक है, तो देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो आपको पता है कि एम्प्लीफिकेशन के लिए होते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो हमें एम्प्लीफाई तो नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर क्या है आपको लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्रेशन चेक करना है जीन्स का। फिर आपका नदन हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है ये एसोसिएटेड है एमआरएनए से। ठीक है, एमआरएनए से। सदन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका एसोसिएटेड है डीएनए से। बट यहाँ पर जो सदर्न हाइब्रिडेशन जो डीएनए है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो लार्ज नंबर ऑफ जीन्स के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे में आप क्या है लार्ज नंबर ऑफ जीन्स की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका हाई थ्रूपुट टेक्निक है जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ जीन्स एक साथ स्टडी कर सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाई डीएनए माइक्रोएरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द मीडियन वैल्यू फॉर द डेटा सेट। तो डेटा सेट दिया हुआ है, उसका मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए तो पहले आएगा 8, देन 10, देन वी हैव 12 एंड आफ्टर दैट 16, देन 24, देन 30, 50 और 90। ठीक है, तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें। टोटल नंबर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर भी 8 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, हमने ठीक अरेंज किया है। अब हमें क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का मतलब होता है मिडल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, मिडल फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मिडल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए मिडल यहाँ से भी आपको इधर से मूव करना है, उधर से भी इतना मूव करना है और सेंटर में आना है। तो सेंटर में आएंगे तो सेंटर में आपकी दो वैल्यू पड़ेंगी, एक है 16 और एक है 24। क्या है, 16 और 24। तो अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर में होता, ये क्या है आपके 8 थे ना शायद, तो ये 8 थे, बट ये क्या है इवन नंबर है। तो अगर इनका नंबर ऑड में होता तो एक मिडल वैल्यू आपको मिल सकती थी, बट यहाँ पे क्या है इवन है, तो इसमें क्या है दो मिडल वैल्यू आ रही है, एक 16 और एक 24। इस केस में हम क्या करते हैं, इनका एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं हमेशा। 16 और 24 का दोनों को ऐड कीजिए और इसका एवरेज ले लीजिए। अदरवाइज क्या है, जो बीच की एक मिडिल वैल्यू आती ऑड, अगर ये ऑड नंबर्स होते तो आपका मिडिल वैल्यू आपको मिल जाती। तो यहाँ पे देख लेते हैं 16, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 प्लस 20, और ये तो ईजी है, 40 आ जाएगा। और 16 प्लस 24, 40 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल गिव यू आंसर 20। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है बच्चों यहाँ पे वो क्या है, 20 है। ठीक है, सो आवर आंसर इज 20। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ईजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी समझाने का टाइम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर देखिए क्या है, CWH4H, या फिर आप 4 नहीं, यहाँ पे WX एंड देन यू हैव OY एंड NZ। अगर आप इस तरीके से किसी का को रिप्रेजेंट करें, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डिग्री ऑफ रिडक्शन है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन के लिए जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए W की, प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 से मल्टीप्लाई करिए कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, प्लस और ऑक्सीजन के लिए क्या है -2 यूज़ करते हैं बच्चों, और वाई इनसे मल्टीप्लाई, प्लस एन जो है वो आपका क्या होता है यहाँ पे -3 होता है, एंड दैट इज जेड। क्लियर, और डिवाइडेड बाई इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डब्ल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है डिग्री ऑफ रिडक्शन का कि ये जो कार्बन है, कार्बन की जो कार्बन है ये 1 ग्राम कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस ऑक्सीजन को। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ, आपको पता है ना कंबशन, ड्यूरिंग कंबशन अगर आप इसका कंबशन कराएं, क्या कराएं, कंबशन,
तो कंबशन से आपके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस 1 ग्राम कार्बन से इस ऑक्सीजन को, आपको ये बताना है। और कंबशन के बाद क्या बनता है, कंबशन के बाद आपको पता है CO2 बनता है, H2O बनता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, अमोनिया बना सकता है, नाइट्रेट बना सकता है आपका, नाइट्रोजन गैस बना सकता है, बट अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि कंबशन पे, इसके कंबशन के बाद तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस ऑक्सीजन को, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनकी जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, और ये इसकी है -3। तो उसको ही आपको ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, और इससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। और इसको W से जरूर डिवाइड कीजिएगा, अदरवाइज डिग्री ऑफ रिडक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और समझ गए हैं तो अच्छी बात है कि कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 लिखिए, और कितने मॉलिक्यूल हैं उसके 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपका 1 है तो 1 लिखिए, और सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 1 लिखिए, और कितने हैं 4 है तो 4 एटम है इसके यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस अब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, और यहाँ पर इसके कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे कि कार्बन के कितने एटम थे, कार्बन के 2 एटम थे, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 4 2 8, 8 + 4 12 हो गया, और 12 से 1 मिनट, ये 2 2 4 है तो इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इससे तो आपका ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 8/2 आ गया, and 8/2 equals to 4. So that means our final answer is 4. तो डिग्री ऑफ रिडक्शन फॉर एसिटिक एसिड इज 4। क्लियर है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करना, आपको क्या करना है, इनकी वैलेंसी पुट करनी होती है, कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन और ये जो आपका नाइट्रोजन है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी इनके नंबर ऑफ एटम है, और उसके बाद उस पूरे को डिवाइड कर दीजिए कि कार्बन के कितने आपके एटम्स थे उसके अंदर, क्योंकि हमें एक एक के लिए निकालना है, 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो ये तो W ग्राम कार्बन हो गया, तो 1 ग्राम के लिए आपको यहाँ पे W से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ रिडक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्या कह रहा है, ग्रुप 1 लिस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एंड ग्रुप 2 लिस्ट बायोमोलिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए इंफ्रारेड, एक वीडियो बनाई थी आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ठीक है, 11.1 शायद उसका नंबर है इस लेक्चर सीरीज में। तो ये जो आपकी वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया गया था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और उनकी एप्लीकेशन, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और उनकी एप्लीकेशन आपको बताई गई थी। तो आपको पता है कि इंफ्रारेड जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड से आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो है ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये सब किस ये जो टेक्निक्स है वो किस किस के लिए यूज की जाती है। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो है वो होता है आपका, वो यूज किया जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन या DNA किसी का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म से, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बच्चों यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे करते हैं, किसी चीज़ का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है तो आपको माल्डी करना पड़ेगा, माल्डी टॉफ, ठीक है। तो आप माल्डी कर लीजिए और आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब ग्रुप 1 में। तो अदरवाइज ग्रुप 1 में अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता तो हम यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे लगा सकते थे। तो दैट मीन्स आप देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इंफ्रारेड का हो गया, P का हो गया 1, Q का हो गया 2, और R का हो गया 4। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन P का 4 दिया हुआ है तो ये गलत है, और P का 2 दिया हुआ है ये भी गलत है, P का 3 दिया हुआ है ये भी गलत है, P का तो 1 है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर। तो देखिए आपका, अगर आपको एक भी ऑप्शन का आंसर पता था, अगर आपको सिर्फ एक भी ऑप्शन का आंसर पता था तब भी आपका आंसर यहाँ से मिल जा रहा है आपको। कि अगर आपको पता है कि इंफ्रारेड फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं तो P1, देखिए कितना ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन भी पता है तो भी आप आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मैच द इंस्ट्रूमेंट्स इन ग्रुप 1। तो आपको मैचिंग करनी है ग्रुप 1 की विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट इन ग्रुप 2। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे बच्चों, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं इसका कोई और मेथड नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा।
कि मैनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, रोटामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, टैकोमीटर, हेमोसाइटोमीटर। तो हेमोसाइटोमीटर तो सबसे ईजी, सबको पता होता है बायोलॉजी वाले बच्चों को कि हेमोसाइटोमीटर का मीनिंग है कि सेल नंबर काउंट कर रहे हैं। बट सेल नंबर के देखिए ऑप्शन ईजी था तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ईजी दिए हैं। मैनोमीटर अगर आपको पता हो तो मैनोमीटर यूज़ किया जाता है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि एक तरीके से प्रेशर मेजर करने के लिए आपको मैनोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े बायो प्रोसेस के टर्म्स हैं और जिनकी फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन सब का मीनिंग। ठीक है, तो ये बायो प्रोसेस से रिलेटेड है ये वाले। तो मैनोमीटर यूज़ किया गया है प्रेशर डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे P2 आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि C और D में से कोई ऑप्शन आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर आप बात करें नेक्स्ट की तो रोटामीटर आता है। रोटामीटर बच्चों क्या है, इसका नाम तो ऐसा लगता है रोटामीटर है तो एजिटेटर स्पीड होगा, बट ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है आपका रोटामीटर फॉर एयर फ्लो रेट। किस लिए यूज़ किया जाता है, एयर फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो रेट जो है वो रोटामीटर से फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। तो ये इसका आर का क्या हो गया ऑप्शन, और सॉरी क्यू का ऑप्शन क्या हो गया आपका, क्यू का 4। तो आप देख सकते हैं Q4 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है Q1 है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स मोनोमीटर यूज किया जाता है प्रेशर डिफरेंस के लिए, रोटामीटर यूज किया जाता है एयर फ्लो रेट के लिए, टैकोमीटर यूज किया जाता है एजिटेटर स्पीड के लिए। ठीक है, तो कोई इसमें कुछ ट्रिक विक कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर मीटर हैज अ मिनिमम डिटेक्टेबल एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.02। आपने अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपने देखी है वीडियो तो आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन सैंपल दैट कैन बी यूज रिलायबली इन द इंस्ट्रूमेंट विद द कीवर्ड। तो लेंथ दे रखी है, तो आपको लेंथ दी है पाथ लेंथ है 1 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ दी हुई है, आपको बताना है कि इसका एब्जॉर्बेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और सॉरी कंसंट्रेशन, क्या मेंशन करना है आपको, कंसंट्रेशन आपको बताना है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका 10,000 लीटर मोल पर सेंटीमीटर। हमेशा यूनिटरी मेथड का यूज़ करें, यूनिटरी मेथड यूज़ नहीं किया तो कैलकुलेशन में आंसर में गलती हो सकती है। तो एब्जॉर्बेंस जो है इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, ये होता है CL एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर C क्या है कंसंट्रेशन है, L क्या है आपका पाथ लेंथ है, और E ये जो आपका एप्सिलॉन है ये आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और A तो आपको पता ही एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसने बोला है मिनिमम कंसंट्रेशन, क्या बोला है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोटीन सैंपल। तो मिनिमम कंसंट्रेशन आपको बतानी है। इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.02 जो भी वैल्यू पुट करे यूनिट के साथ पुट करें तभी आपका आंसर सही आएगा। तो एल की देखिए, एल क्या है 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर लिखिए। एप्सिलॉन क्या है उसको यूनिट के साथ लिखिए, क्या है 10,000। अरे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं अदरवाइज यूनिट बार बार लिखनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका होगा CA/L एप्सिलॉन। अब रख लेते हैं, तो C इक्वल्स टू A एब्जॉर्बेंस है 0.02 डिवाइडेड बाई L दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मोल एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है 10,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो ये आपको यूनिट गिवन है। ठीक है, इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ कैंसिल करते हैं यूनिटरी मेथड से, देखते हैं पहले तो इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 है और नीचे 10 की पावर 1000 है। तो C से आंसर आएगा, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.02 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, ये थी 1 2 3 4, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -10 की पावर 4। यूनिट देखते हैं यूनिट क्या आती है, क्योंकि हमें निकालना है यूनिट किसमें, माइक्रो मोलर में। तो माइक्रो मोलर में हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं यूनिट, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। यूनिट जो आपकी यहाँ पर बन रही है वो क्या है उसको देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यूनिट यहाँ पे जो बन रही है ये लीटर, जब देखिए जब लीटर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो माइनस है पहले से ही तो ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। और क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, पावर के क्या होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ को ऊपर या नीचे लेकर के जाते हैं तो उसके पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट आ रही है दैट इज मोल पर लीटर। आपको अब यहाँ पे माइक्रो मोल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो मोल यानी कि मोल 1 मोल किसके, 1 मोलैरिटी आपकी किसके होती है, 1 मोलर कितना होता है। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स की क्या यूनिट होती है, मोल्स तो मोल ही लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये मोल लिख दिया, और लीटर यानी कि ये, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और हमारी यूनिट भी क्या आ रही है, मोल पर लीटर आ रही है। दैट मीन्स 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोलर इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर। तो हमारा भी यही आ रहा है, तो इसका मीनिंग है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। बट आंसर किस में निकालना है, माइक्रो में। किस में निकालना है, माइक्रो में निकालना है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या होता है माइक्रो का मीनिंग, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले 10⁻⁶ अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो या तो आप इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करिए, फिर माइक्रो लिखिए, या फिर आप अब आप देख लेना कन्वर्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मोलर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, ये अपोजिट लिख दिया क्या, हाँ सॉरी, एक मिनट एक मिनट, 10⁻⁻⁶ मोल इक्वल्स टू 1 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, पहले मैं इसके डेसिमल इधर ले जाऊंगा, तो 2 × 10⁻⁶ मोलर। और ये 10⁻⁶ का मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶। तो ये 10⁻⁻⁶ आपको दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो सी का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, तो यानी कि इसका आंसर है 2। क्लियर है। यूनिट कन्वर्जन बच्चों ध्यान से करना, ठीक है, अदरवाइज जो है बहुत गलतियां, मतलब आपने इतनी मेहनत भी करोगे और हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है। तो याद रखिए कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, उससे हमारा आंसर बन गया। अदरवाइज जो है हम इसको डिवाइड करते, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते, जो भी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2018 और 2017 जो बाकी के पेपर आपके रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।